सभी को नमस्कार। नाट्यशास्त्र अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर के निदेशक परम श्रद्धेय आचार्य प्रकाश जी पांडे एवं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय परिवार नाट्यशास्त्र अनुसंधान केंद्र की ओर से हम आप सभी का व हमारे जो दशम कड़ी में व्याख्यान देने आ रहे हैं वरिष्ठ रंगकर्मी अभिनेता राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय वाराणसी केंद्र के निदेशक आदरणीय श्री राम जी वाली व नाट्यशास्त्र अनुसंधान केंद्र जो कि विगत कई वर्षों से संस्कृत नाटकों को नाट्य शास्त्रीय परंपरा अनुसार मंचित करता आ रहा है, जिसमें भवभूति का उत्तरांतरितम, अभिज्ञान शाकुंतलम, हास्य चूड़ामणि, मृच्छकटिकम आदि नाटक प्रमुख है। नाट्यशास्त्र अनुसंधान केंद्र भोपाल परिसर नाट्यशास्त्र का महत्व व उपयोगिता को प्रतिपादित करने के लिए कटिबद्ध है और निश्चित रूप से नाट्यशास्त्र व्याख्यान माला जो वर्तमान में चल रही है, इसमें मार्गदर्शन, विभिन्न नाटकों के मंचन में मार्गदर्शन, आशीर्वाद जो हमें प्राप्त हुआ है, वह केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के कुलपति महोदय आदरणीय प्रोफेसर परमेश्वर नारायण शास्त्री जी एवं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर के निदेशक आचार्य प्रकाश पांडे जी का हमें आशीर्वाद मिलता रहा है। हम उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। नाट्यशास्त्र व्याख्यान माला के दशम पुष्प में हम दिनांक 25 जून 2020 को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय वाराणसी केंद्र के निदेशक, वरिष्ठ रंगकर्मी, श्रेष्ठ अभिनेता, नाट्य निर्देशक, नाट्य लेखक श्री राम जी वाली महोदय के व्याख्यान को सुनेंगे, जिनके व्याख्यान का विषय होगा नाट्य शास्त्र में आहार, अभिनय एवं प्रयोग। श्री राम जी वाली का जन्म हरियाणा प्रदेश के फरीदाबाद शहर में हुआ। सन 2001 में इन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली से अभिनय विषय में स्नातक किया। आपने संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, मृच्छकटिकम, स्वप्न वासुदत्ता व हिंदी नाटक मोनालिसा की मुस्कान, सैया भय कोतवाल आदि नाटकों का कुशल निर्देशन किया। आपने कई नाटकों का लेखन भी किया है, जिसमें विवेकानंद, नालंदा, गुण निर्गुण आदि प्रमुख हैं। आपने हिंदी फिल्मों में भी अभिनय किया है, जिसमें प्रमुख रूप से पान सिंह तोमर, हौसला का घोंसला, शौकीन, कमांडो, हैप्पी मदर्स डे आदि फिल्में हैं। वेब सीरीज दिल्ली क्राइम में भी आपने कार्य किया है। तो आइए श्री राम जी वाली महोदय के व्याख्यान को 25 जून 2020 को प्रातः 11 बजे नाट्यशास्त्र अनुसंधान केंद्र के फेसबुक पेज पर हम लाइव सुनेंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल और नाट्यशास्त्र अनुसंधान केंद्र का और उसके निदेशक आचार्य प्रकाश पांडे जी का, और धन्यवाद, और देवेंद्र पाठक जी का, और इस व्याख्यानमाला से जुड़े सभी आयोजकों का ये मुझे इस महत्वपूर्ण व्याख्यान में सहभागिता करने का अवसर दिया। दरअसल हम लोग बात करने का आज का हमारा जो विषय है वो आहार अभिनय पे है, लेकिन जहाँ तक सब गुरुजन जानते हैं और प्रैक्टिशनर्स भी जानते हैं कि अभिनय या नाटक कोई खंड खंड में होने की चीज़ नहीं है। सबका सामूहिक रूप ही उसको एक संपूर्ण नाटक बनाता है, और उसी तरह आहार अभिनय भी उसका जो अभिनय के 4 मूल वर्ग दिए गए हैं उसमें एक है। तो हम उस विषय पे आएंगे। पहले तो
मैं आपको बता दूं कि हमारा जो केंद्र वाराणसी में है, हम ज़्यादातर अभी तक बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, बैकग्राउंड में तो कुछ चल नहीं रहा है। हाँ, तो मैं ये बताने जा रहा था कि संजय सर आए, तो नमस्कार संजय सर, धन्यवाद। तो मैं ये बताऊंगा कि हम जो जिस कार्य पद्धति पर काम कर रहे हैं, वो सब जो हमारी प्रयोग धर्मिता है नाट्य शास्त्र को लेके, जो उसका संस्कार है, उसको लेके काम कर रहे हैं। और अभी हम लोग संस्कृत भाषा को लेकर काम नहीं कर रहे हैं। ये भी एक कई बार भ्रांति हो जाती है। क्या आवाज़ आ रही है? एक मिनट, मैं चेक करता हूँ। पंखा बंद करके देखते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, कर दिया बंद। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि हम जो नाट्य शास्त्र की जो परंपरा है, उसमें हम प्रस्तुतिकरण पे हमारा ज़्यादा अभी हमारा फोकस है, ना कि भाषा को लेकर कि संस्कृत नाटक हम संस्कृत में करेंगे। हम लोगों का एक स्वप्न है, लेकिन हम उसमें मिश्रित भाषा इस्तेमाल करते हैं, कुछ कुछ श्लोक इस्तेमाल करते हैं जहाँ जहाँ संभावना होती है। और ये इसका दूसरा वर्ष है हमारे संस्थान का, और कोविड की वजह से आप जानते हैं कि अभी सेकंड सत्र हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया, जैसे और संस्थानों का प्रॉब्लम चल रहा है। तो जहाँ तक मुझे समझ आया है कि बात हुई कि आहार को लेके, तो उसमें अगर हम मोटे मोटे तौर पे बात करें तो 4 प्रकार से बताया गया है: पुस्त, अलंकार, अंगरचना और सजीव। और आहार अपने आप में अकेले कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम पुस्त की बात करें तो उसमें जो डिस्क्राइब किया गया है नाट्य शास्त्र में, उसमें है बांस, चटाई, चमड़ा इत्यादि से इस्तेमाल की हुई चीज़ें, जिससे हम पूरा दृश्य बनाते हैं। सिनिक डिज़ाइन भी हम जिसको कह सकते हैं, उसके तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और फिर कॉस्ट्यूम है, या बड़े बड़े कुछ यंत्र हैं, कोई विमान बना रहे हैं, कुछ रथ बना रहे हैं, या इस तरह के जो भी हम स्टेज प्रॉप्स आज के दौर में कहते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। या हम उसको जब डेकोरेट करते हैं, कोई भी एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस पर लाख या कोई जैसे आजकल फेविकॉल, इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, उस वक्त जो मांड वगैरह का इस्तेमाल होता रहा होगा, उसके बारे में बातचीत है। और अलंकारों के भी 5 प्रकार बताए हैं कि वो जैसे अभेद्य है, तो जैसे आप कान में जैसे मैंने बाली पहनी हुई है, तो जो वेद के बनाया गया उसके नाम में ही है। या बंधनीय है, जैसे हम बोलते हैं कि वो बाजूबंद बांध लिया, या कुछ करघनी बांध ली, लपेट ली। या शेप पे है, जो जिसको कहा जाएगा कि जैसे बड़ा अच्छा लिखा है कि सरका कर पहनने वाली चीज़, जैसे चूड़ी हो गई या नुपुर हो गए, या और आरोप पे मतलब ऊपर से डाला हुआ। तो इस तरह की चीज़ों का डिस्क्रिप्शन है। और मैं इससे ज़्यादा आगे ले जाना चाहूँगा बात, जैसे इसमें सजीव और निर्जीव की भी बात है कि जैसे स्टेज पे हम लोग जब करते हैं तो ज़रूरी नहीं घोड़े का दृश्य है तो घोड़ा एकदम सजीव घोड़ा ले आए। हम अभिनेता भी घोड़ा बन जाता है, उसका कुछ पेंट करके उसे ना बोलते हैं, जिसमें मेकअप का हो गया, आप कलर कर लेते हैं पूरी बॉडी को, हिरन बन गए, या कुछ मिक्स प्रॉपर्टी और ह्यूमन बॉडी का मिक्सचर जैसे बनाया है कि एक रथ है। जैसे हमने अभी नाटक किया था अभी पिछले दिनों सीता वनवास के नाम से, जो भवभूति का नाटक है और जो आगाह कश्मीरी का नाटक है, उसको मिला के हमने एक प्रयोग किया था। तो उसमें सीता गमन का जो दृश्य है, जिसमें वो जा रही हैं, उसको छोड़ने जा रहे हैं लक्ष्मण, तो उसमें हमने एक्टर नहीं, घोड़े का वो बग्गी बनी और एक चवर लिया और एक जिसके माध्यम से वो जा रहे हैं। तो वो एक दृश्य निर्माण की जो बात है वो उसमें पुस्तक के अंतर्गत आता है। और जहाँ तक जो बड़ी बात है वो ये कि नाट्य शास्त्र के प्रयोग और नाट्य शास्त्र तो एक सेकेंड,
तो हम बात कर रहे थे कि नाट्य शास्त्र की विधियों के प्रयोग की बात कर रहे थे, और ये भी एक गलत अवधारणा बनी हुई है जिसमें ये मान लिया गया है कि नाट्य शास्त्र कोई ऐसी पुरातन पोथी की तरह है जिसको झाड़ फूंक के लाइब्रेरी में सजा दिया जाए और उसका प्रयोग नहीं है। जबकि मैं जितना हम लोग जब प्रैक्टिस करने लगे हैं, जो उसमें हमें समझ आता है कि नाट्य शास्त्र बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही अति आधुनिक चीज़ है, और इसके बारे में इसमें कुछ भी रूढ़ी की जो बात होती है वो है ही नहीं, क्योंकि उसमें भरत मुनि ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि ये जो भी लिखा है ये अंतिम नहीं है, और उन्होंने आने वाले अपने शिष्यों या पुत्रों की बात की है कि भाई वो इसमें और एड ऑन करेंगे, और जहाँ भी आप कभी किसी चीज़ को लेके फंसते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें समस्या आ रही है, तो आप लोक की तरफ जाइए, और लोक वो वाली बात आ जाती है, फिर वो लोक धर्मी आ जाता है, नाट्य धर्मी लोक धर्मी की बात शुरू हो जाती है, वो एक लिंक बन जाता है। जैसे शास्त्र को जैसा हम सब जानते हैं कि शास्त्र या व्याकरण शास्त्र तब बनता है जब वो बहुत ऊंचाई पे रहता है, उसका प्रयोग बहुत ऊंचाई पे चला जाता है, उसके बाद उसको एक ऐसा महसूस किया जाता है कि इसको लिपिबद्ध किया जाए, इसकी शास्त्रीयता इसमें इसके कुछ जैसे गतियों को लेके, उसके मुद्राओं को लेके और उसमें जो प्रयोग हुए उसके आधार पे हम उसको शास्त्रबद्ध करते हैं, उसको एक ग्रामर के अंदर ढालते हैं कि इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। लेकिन जिसमें ज़्यादातर हम प्रयोग के तौर पे हम देखें तो नाट्य धर्मी में उन चीज़ों का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लोक धर्मी और नाट्य धर्मी की बात उसके साथ जुड़ गई। जहाँ तक हम विधि विधान की बात करते हैं और जितना डिस्क्राइब किया गया है नाट्य शास्त्र में, गति, उसकी मुद्राएं और जितनी भी डिटेलिंग की बात की गई है, वो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं जो हम बोलते हैं कि नाट्य धर्मी विधा में। और जो भी है शास्त्र, जो भी है, चाहे वो नृत्य में है, चाहे वो सब लोक से आया है, और इसीलिए लोक धर्मिता के बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते। और जब हम लोग सब लोग अपने आप को मेथड एक्टर के तौर पे ट्रेनिंग पाते हैं और समझते हैं कि हम मेथड एक्टर हैं। हम स्टेनिस्लावस्की की बात करते थे जब हम स्टूडेंट थे, और आज भी जब कोई बात करता है सिनेमा की, टेलीविज़न की, स्टेज की, अपने आप को मेथड एक्टर कहलाना बड़ा एक गर्व का विषय वो फील करता है। जबकि मेथड एक्टिंग अलग से कुछ नहीं है, मेथड एक्टिंग भी एक लोक धर्मिता का ही एक रूप है। आप उसको अगर कहेंगे तो हम उसको रियलिस्टिक एक्टिंग जैसे आज के ज़माने में शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो उसको बिल्कुल अगर साधारणीकरण किया जाए उसका, तो वो स्वाभाविक अभिनय की बात करते हैं हम। और आप देख लीजिए कि हमारे नाटकों में, क्योंकि जितने भी आप जिन्होंने भी एक्टर के तौर पे अभिज्ञान शाकुंतल किया होगा या डायरेक्टर के तौर पे, आप हमारे गुरुजन भी कुछ इसमें यहाँ हैं, उसमें इतनी रियलिस्टिक बातें हो रही हैं, इतनी सूक्ष्म बातें हो रही हैं, इतनी इंटीमेट बातें हो रही हैं, जो कि एक रियलिस्टिक एक्टिंग के तौर पे ही की जा सकती हैं। मतलब उसको आप कितना एग्जेजरेट करेंगे, अगर आप एक जबरदस्ती का वो ना बनाएं कि हाँ हम एक ये भी हवा बना लेते हैं हम लोग एज ए डायरेक्टर के, हम एक संस्कृत नाटक कर रहे हैं, तो हमें सब कुछ लार्जर देन लाइफ दिखाना है। लार्जर देन लाइफ दिखाने के कुछ हिस्से होते हैं, सारा नाटक लार्जर देन लाइफ नहीं होता। वो एक विधा में कोई कर सकता है, एक प्रयोग के तौर पे किया जा सकता है। जैसे इबोतोम्बी हमारे एक बहुत सीनियर हैं, उन्होंने आषाढ़ का एक दिन को लार्जर देन लाइफ के हिसाब से डिज़ाइन किया था, मणिपुर स्टाइल और इस तरह की चीज़ें। तो वो एक प्रयोग हो सकता है, उसमें कोई किसी को कोई उस पर आपत्ति नहीं कर सकता, और सबका अपना अपना कार्य करने का तरीका है, लेकिन वो अंतिम नहीं है। उसी प्रकार आप मृच्छकटिक देखिए, मृच्छकटिक नाटक जैसा रियलिस्टिक नाटक, जैसा लोक से जुड़ा हुआ नाटक कौन नहीं है उसमें, समाज का बाशिंदा, राजा से लेके, राजा का साला से लेके, कोर्ट रूम से लेके, वैश्या से लेके, साधु, जुआरी, सिपाही, व्यापारी,
ये इसी से, इनसे ही तो समाज बनता है। और ये सब लोग इतने रियलिस्टिक लेवल पे उसमें आदान प्रदान कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि हम कुछ मतलब कोई संस्कृत नाटक एक कहने के लिए हुआ है। या जितने ये 6-7 नाटक ज़्यादा प्रचलित हैं, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ कि इसी मुझे लगता है अधिक शास्त्र करने की वजह से भी हमारे जो प्रयोगकर्ता थे या निदेशक थे रंगमंच के, वो इससे थोड़ा दूर हो गए। बाद में कुछ लोगों ने उस पर एक्सपेरिमेंट किए और इसमें बहुत बड़ा काम हबीब साहब का है, जिन्होंने उसको वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज थी बुंदेली में किया, छत्तीसगढ़ी में किया अभिज्ञान शाकुंतल को, ताकि उन्होंने उसको तोड़ा, उस बैरियर को, कि ये देखो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये प्रयोग में लाने वाली चीज नहीं है या कभी पूजा पद्धति के लिए चीज है। जैसे एक बना दिया गया, एक परसेप्शन बना दिया गया नाट्यशास्त्र के बारे में और संस्कृत नाटकों के बारे में। हम नाट्यशास्त्र क्यों पढ़ेंगे? हम नाट्यशास्त्र इसीलिए पढ़ेंगे ना कि हम संस्कृत नाटक करना चाहते हैं, या कोई हम स्कॉलर तो है नहीं, हम लोग तो प्रैक्टिशनर्स हैं। हमें तो ये देखना है कि हमारे काम की चीज़ क्या है उसमें। और हाँ, नाट्यशास्त्र एक अलग तरीके के डिसिप्लिन की उम्मीद ज़रूर करता है। आप देखिए कि जो अभिनय के वो 4 भागों में बांटा है, सबसे पहले ही आंगिक की बात करता है। ये कहीं ना कहीं हमारी ट्रेनिंग का पहला पार्ट है आज के मॉडर्न युग में भी। तो इसका मतलब भरत मुनि उस समय भी उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आंगिक, चाहे गति संरचना है, मूवमेंट है, उसके लिए अभिनेता को एक ट्रेनिंग चाहिए। और आज भी ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस में आप देखेंगे कि सुबह की क्लास, मॉर्निंग क्लास, चाहे वो हम योगा करवाएं, चाहे कोई ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फॉर्म करवाएं या डांस फॉर्म की बात करें, तो हम गति, उसके अंग संचालन पे फोकस करते हैं। उसको शारीरिक रूप से तैयार करने का हम लोगों का प्रयास रहता है, सारे निर्देशकों का या संस्थाओं का। तो पहले दृश्य आता है, पहले एक्टर उभरता है। तो दृश्य श्रव्य काव्य जो कहा है उसमें आप देखिए कि पहले मंच पे अभिनेता आता है। हाँ, अपवाद के तौर पे किसी नाटक में ऐसा हो सकता है कि नेपथ्य से पहले आवाज़ आए और बाद में एक्टर आए, लेकिन मूलतः आप देखेंगे कि सबसे पहले आपका अभिनेता मंच पर उपस्थित होता है। वो चाहे इधर देखता है, उधर देखता है, या दर्शकों को सीधा देखता है, फिर वो बोलता है, फिर वाचिक होता है, फिर वो वाणी, फिर वो काव्य या वो कविता या वो संवाद, फिर वो उसको इस्तेमाल करता है। और जिस पल वो अब अंदर एंटर करता है, उसके साथ ही वो इनडायरेक्टली जो भी उसने ओढ़ा हुआ है, जो भी उसने पहना हुआ है, वो आहार्य को लेके आया है। और जहाँ तक ये हम बात करें आंगिक, वाचिक और आहार्य की, एक तरीके से एक कैरेक्टर का एक बाहरी जिसको कहना चाहिए चरित्र का निर्माण करते हैं। और जो सात्विक तत्व की बात करते हैं, जो सत्व की हम बात करते हैं, वो उसके आंतरिक कैरेक्टराइजेशन की बात करता है। और जब ये सब चीज़ें मिल जाती हैं अच्छे से, तो एक अच्छा अभिनय होता है। और बिना सात्विकता के, चाहे ये वैसा ही है कि एक डेड दुल्हन को आप जितना मर्जी सजा लीजिए, अगर उसमें प्राण नहीं है तो वो एक लाश से ज़्यादा, एक मृत शरीर से ज़्यादा कुछ नहीं है, तो उसमें कभी भी वो सुंदरता रहेगी नहीं। और धूल में खेलता हुआ बच्चा भी हमें इतना खूबसूरत लगता है क्योंकि उसकी चंचलता, उसकी मुस्कान, उसकी आँखों का, उसकी अटखेलियाँ, उसका देखना, उसका व्यवहार, वो हमें आकर्षित करता है। और वो बच्चा अपने मूल रूप में अपने सत्व को प्ले कर रहा होता है, तो हम उससे जुड़ते हैं, हमें वो आकर्षित करता है। तो वैसे ही अच्छा अभिनय तब आकर्षित करता है जब उसमें सत्व की पकड़ अभिनेता की अच्छी हो और जब वो उसको प्रदर्शित कर पाता है। और फिर होकर गुजरेगा। ये भी अलग अलग विद्वानों का अलग अलग इस पर मत है। कुछ बोलते हैं कि एक्टर पूरा डूब जाता है, पूरा उस पूरी प्रक्रिया में उसका हिस्सा हो जाता है, तब वो वहाँ तक संप्रेषित कर पाता है। और कुछ बोलते हैं कि नहीं, वो डूब गया है ऐसा प्रदर्शित करता है, जबकि वो डूबा नहीं है। तो एक बहुत महीन रेखा है और एक जिसको बोलते हैं कि एक दुधारी तलवार पे चलने जैसा है कि उसको ऐसा आभास करवा देना है कि वो डूब गया है, कि वो भूखा है फॉर एग्जाम्पल,
या उसके साथ कुछ दुर्घटना हो गई है, वो बहुत दुखी है, या वो बहुत सुखी है, उसको उसकी प्रेमिका मिल गई है, उसने आज उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, उसको एहसास कराना है, क्योंकि अंततः वो नाट्य प्रस्तुति कर रहा है, वो असल जीवन नहीं जी रहा है, क्योंकि वो अगर डूब जाएगा बहुत ज़्यादा तो वो एग्जिट नहीं लेगा। ये एज ए एक्टर मेरा भी, मैं अपना अनुभव के तौर पे कह रहा हूँ, ये जितना भी मैं बात कर रहा हूँ मैं अपने एक्टर डायरेक्टर जो भी मेरा अनुभव है आज तक का, उसके आधार पे बात कर रहा हूँ, मैं किसी शास्त्र को चैलेंज नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है कि एक्टर डूब जाएगा तो वो स्पॉट में कैसे आएगा, अगर हम आज की बात करें, और अगर हम सिनेमा की बात करें तो वो फ्रेम में कैसे रहेगा। तो उसको आभास देना है कि हाँ, मेरे को इतनी जगह पे रह के इतना अभिनय करना है और जाना है, और इसके बाद मेरा अभिनय खत्म है, मेरा कार्य खत्म है, अब दूसरे का शुरू है, मुझे एग्जिट लेनी है, ये चुप होना है, नहीं तो वो संवाद का तो कोई अर्थ नहीं रह जाता है अगर वो ज़्यादा डूब जाएगा तो। और इसी के ऊपर आप देखेंगे कि बाद में ब्रेख्ट की भी जो थ्योरी है, वो जो 20वीं सदी के जो विद्वान आते हैं, एक ही समकालीन है स्टेनिस्लावस्की और ब्रेख्ट, तो आप देखेंगे कि वो इसी थ्योरी को पालन करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो कथाएं कही जाती थी, जो कहानियां कही जाती थी, वो गांव की चौपाल से शुरू होती थी। गांव में सब लोग शाम को बैठते थे और वो कोई कहानी सुनाता था, वही कहानी सुनाने वाला मुख्य सूत्रधार, वही कब चरित्र बन जाता था, कब वो फिर उससे बाहर आ जाता था, जिसकी बात ब्रेख्ट करता है कि एलिनेशन थ्योरी के तौर पे, कि उसको डूब नहीं जाना है, उसको रिप्रेजेंट करना है उस तरीके से। और जहां तक प्रॉपर्टी और आहार की बात है, और चाहे वो वेशभूषा के तौर पे ले लें, मेकअप के तौर पे ले लें, सेट के तौर पे ले लें, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप देखेंगे कि हमारे जो बड़े कवि महाकवि हुए, उन्होंने उसमें इस्तेमाल की हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे कि अभिज्ञान शकुंतल का की पॉइंट क्या है, जो पूरी कहानी को घुमाता है, वो एक मुद्रिका, वो एक प्रॉपर्टी है जो दुष्यंत शकुंतला को देता है निशानी के तौर पे। उस प्रॉपर्टी की पूरी जर्नी है, वो देता है, पहले झूठ बोलता है, मुझे इनाम में मिली, राजा ने दिया, जब तक उसका पता नहीं होता कि ये महाराज खुद हैं। उसके बाद वो दुर्वासा के शाप के बाद उसका खो जाना, मछली के मुंह में चले जाना, फिर उसके पेट को फाड़ के वहां से निकालना, फिर उसका स्मृति का लोप हो जाना, ये सारी कहानी का देखिए आप मूल तो वो मुद्रिका है। तो वो कितनी इंपॉर्टेंट है एक नाटक के लिए। अगर अंगूठी निकाल दें तो वो नाटक करना मुश्किल हो जाए, कुछ ना कुछ और युक्ति शायद लगाए कोई, लेकिन वो बेसिक जो उसका स्ट्रक्चर है वो पूरा हिल जाएगा। इसी तरह हम देखेंगे कि भास ने, कालिदास के बाद भास के जो नाटक हैं, उसमें आप देखिए, हम बात करें स्वप्नवासवदत्तम की, उसमें वीणा वादन, जो घोषवती वीणा है उदयन की, उसका कितना महत्व है। वो जब वासवदत्ता के साथ होता है तो उसको बजा के सुनाता है, और उसके माध्यम से वो बड़े बड़े मस्त हाथियों को वश में कर लेता है, ये उसकी विशेषता है। और फिर जब वो बाद में पद्मावती के संपर्क में आता है तो वो भी कहती है कि मुझे आप वीणा वादन सिखाइए, और फिर उनका प्रेम का संबंध आगे बढ़ता है। और दूसरी प्रॉपर्टी के तौर पे हम देखेंगे उसमें हाथी का कितना महत्व है। एक नकली हाथी बनाकर राजा को कैसे वो घेरते हैं और कैसे उसको अपहरण करते हैं युद्ध क्षेत्र में, कि वो हाथियों के पीछे मतवाला है, और कैसे उसको बेवकूफ़ बनाया जाए और उसको अपने एरिया में लाया जाए। तो कितनी खूबसूरत युक्ति का इस्तेमाल किया है भास ने। और उस सबसे इंपॉर्टेंट अगर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कहीं दिखता है, बहुत हैरत अंगेज लेवल पे दिखता है, तो आपको मृच्छकटिक में दिखता है। मृच्छकटिक में तो नाम ही प्रॉपर्टी के ऊपर रख दिया नाटक का, उसमें नायक ही प्रॉपर्टी है। आप देखिए मिट्टी की गाड़ी, वो भी तो प्रॉपर्टी है। वो चारुदत्त का बच्चा जिसके ऊपर आभूषण लेके घूम रहा है, वो मिट्टी की गाड़ी की बात हो रही है। तो ये,
और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, नाम मिट्टी की गाड़ी तो है, उसका तो संग आता है, लेकिन पूरी कहानी को जो गूंथे हुए है वो है वसंत सेना के आभूषण, जो पहले ही एक्ट में जब शकार अपने साथियों के साथ उसका पीछा कर रहा है और वो उन आभूषणों, वो सोचते हैं कि लालच में कर रहा है, वो उन आभूषणों को चारुदत्त के यहाँ धरोहर के रूप में छोड़ जाती है। और चारुदत्त उन आभूषणों को लेने में उसका मित्र मैत्रेय और उनकी जो आपस में नोकझोंक है, मैत्रेय कहता है कि शायद हमें दान के रूप में मिल गया है, उसका जो लालच है, जो एक लालची ब्राह्मण के तौर पे कई नाटकों में दिखाया गया है, और फिर उसकी जो जर्नी है, फिर वो चोर का आना, फिर उसका आभूषण चुराना, फिर चारुदत्त का उन आभूषणों के बदले अपनी पत्नी से मुक्तावली मैत्रेय के हाथ भेजना, फिर उन आभूषणों का शर्विलक के माध्यम से वापस वसंत सेना के पास पहुंच जाना। ये आप देखिए कि क्या जबरदस्त इस्तेमाल प्रॉपर्टी का। मुझे आज के हम देखें तो इन आधुनिक नाटकों में हम चाहे मैन वुमेन रिलेशनशिप की बात करें या पॉलिटिकल नाटक की बात करें, आप देखेंगे कि इतना प्रोमिनेंट तौर पे किसी प्रॉपर्टी को लेके कोई नाटक में इतना जिक्र नहीं हुआ है, उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। मतलब इधर अभी मॉडर्न के अगर हम 50 सालों में देखें, कथ्य में सब कुछ है, लेकिन एक वस्तु को लेके तो बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल हमारे नाटकों में है। और जो भी हमें सूत्र मिलता है, हम प्रैक्टिशनर्स की बात करें, और हम तो अभी सीख रहे हैं, हम कोई उसके संस्कृत नाट्यशास्त्र के विद्वान नहीं हैं, हम खुद अभी सीख रहे हैं, और लगता है इस उम्र में तो सीखते ही रहना पड़ेगा, पढ़ना चाहिए, क्योंकि इतना अथाह सागर है, इतना गहरा सागर है, इतने मोती हैं। मतलब एक चीज उठाओ तो उसी में आप उसी की था पाने में इतना समय लगता है, उसको समझने में समय लगता है, और नित नई चीजें आपके सामने आती चली जाती हैं, लेयर उसकी परतें खुलती चली जाती हैं। और आप देखिए कि पेंटिंग्स का कितना इस्तेमाल है, चाहे वो उत्तरामचरितम हो, पूरा एक एल्बम है उसमें, तो राम सीता बैठ के देख रहे हैं कि पिछला जो समय हम लोगों ने वन में बिताया, वो कैसे कैसे किस किस उसके पास गए, कौन कौन मिला, वो पूरी एल्बम कितना मतलब मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। तो ये इसकी मुझे लगता है कि इन नाटकों की भाषा का सरलीकरण करके दर्शकों तक हमें जाना चाहिए, क्योंकि वो जो एक परसेप्शन बना हुआ है कि जो नाट्य शास्त्र है या ये जो संस्कृत नाटक हैं, ये कुछ मतलब दैनिक जीवन की बात नहीं करते, कुछ अलग ही बात करते हैं, ऐसा नहीं है, कतई नहीं है। और इस तरह के सेमिनार से, जिसमें कई स्टूडेंट्स भी जुड़ते हैं, जो नए आने वाले स्टूडेंट हैं, जो थिएटर करना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, सिनेमा में जाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, उनके बीच ये बात जानी चाहिए। जब हमारे स्टूडेंट्स शुरू में आते तो बड़ा उनको रहता है कि अरे यार तो धोती पहन के नाटक करना पड़ेगा साल भर, लेकिन जब वो करना शुरू करते हैं तो लगता है कि उनको खुद को समझ आने लगता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, और ये सब मॉडर्न है। एक भी चीज ऐसी नहीं है जो कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड बात हो रही है, जिसका कोई आज के संदर्भ से कनेक्शन नहीं है। हम लोग और प्रयोग के तौर पे तो पूरा खुला हुआ है मामला। जैसे हमने अभी अभिज्ञान शाकुंतल में जो जिसमें विदाई वाला सीन है, वो बहुत लंबा सीन है, वो अलग अलग सखियों से मिल रही है, पिता से मिल रही है, माँ से, गौतमी से मिल रही है, ये सब चल रहा है, इतना बहुत लंबा, और वो लगभग आधा नाटक हो चुका होता है, तो फिर वो बड़ा ऐसा लगता है। तो और आप उसको में प्रयोग के तौर पे आप कीजिए, आप उसमें हमने क्या किया, हमने पूरा गाना बना दिया उसको, और वो विदाई के गाने में ही सारा, जिसमें हिरण भी उसका पल्लू पकड़ रहा है, आंचल पकड़ रहा है कि मत जाओ, वो बोल रहे हैं कि तेरा ही पाला हुआ बच्चा है। मतलब प्रकृति से कितने जुड़े हुए हैं, और शकुंतला को तो कहा ही गया है प्रकृति की बेटी, आप देखें तो। और
जहाँ तक हम उसकी थॉट की बात करें तो मॉडर्न थॉट को लेके जैसे मुझे लगता है कि बहुत बड़ा जो नारीवादी लेखन और ये सब चल रहा है वो उसमें तो देखिए उसमें कालिदास क्या कह रहे हैं, उसकी नायिका क्या कह रही है भरे दरबार में, जब वो धर्म की बात करते हैं, जब दुष्यंत उसको पहचानते नहीं हैं तो वो कहती है कि हाँ हम धर्म तो सब आप ही लोगों के का काम है जानना, लज्जा से झुकी स्त्रियां तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। कितना बड़ा मतलब वो बात मतलब पूरी पार्लियामेंट में एक संसद में खड़ी होकर एक राजा के ऊपर, उस वक्त का सबसे प्रसिद्ध राजा उसके ऊपर सवाल कर रही है। तो ये हमारे वहाँ बहुत पहले से है हमारे साहित्य में, हमारे प्राचीन साहित्य में। और एक और प्रसंग बड़ा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि मिट्टी की गाड़ी में जो लास्ट में कोर्ट सीन चलता है, अदालत चल रही है और केस के तहत वसंत सेना की माता की गवाही होती है और उससे जज पूछता है कि आपके यहाँ कल कौन आया था। वो कहती है आई एम सॉरी, आप मतलब ये नहीं पूछ सकते, ये हमारा ट्रेड सीक्रेट है। इस तरह तो व्यवस्था ही पूरी गड़बड़ा जाएगी कि हमारे यहाँ कल पॉलिटिशियन आया था, बिजनेसमैन आया था, कोई स्कॉलर आया था, ये आप हमारे ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते। और कोर्ट अपना वो वापस लेता है। तो मतलब कितने अधिकार थे उस वक्त। वो पूरा समाज को अगर समझना है तो उसके लिए उस पीरियड को समझना है तो मृच्छकटिक जैसा नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। और मुझे लगता है कि मोटी मोटी बात हम लोगों ने की है नाट्यशास्त्र की उपयोगिता को लेके, उसके नाटकों को लेके, अभिनय पद्धति को लेके। और धीरे धीरे ये थोड़ा कठिन है लेकिन थोड़ा समय लगेगा। और मेरा आग्रह है जितने भी नाट्य निर्देशक इसको देख रहे हैं तो कि वो इस चीज़ को बढ़ाएं और कम से कम एक नाटक साल में संस्कृत नाटक ज़रूर करें अपने अपने क्षेत्रों में, मेरी प्रार्थना है। और जिससे लोग समाज जुड़ेगा और वो ज़्यादा बेहतर करते भी आए हैं, कई तो कर भी रहे हैं, पहले से करते आए हैं, हम तो उनको सीख के आए हैं, कई ऐसे भी हमारे गुरुजन हैं यहाँ। आपको रस आने लगेगा, बहुत रस आने लगेगा, उतना ही रस आने लगेगा जितना हम कभी कोई मॉडर्न सो कॉल्ड मॉडर्न मतलब कहना चाहिए शेक्सपियर करें या कोई और नाटक करें तो आपको बहुत आनंद आएगा। और मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात रखी है। अगर कोई सवाल बातचीत, क्योंकि संवाद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं तो कोई सेमिनार में पेपर पढ़ने वाला विद्वान तो हूँ नहीं, मैं तो खुद अभी शिष्य हूँ, सीख रहा हूँ, छात्र हूँ। रोज़ नई नई चीज़ें पता चलती हैं। तो उम्मीद है कि मैं अपनी बात ठीक से रख पाया और कुछ त्रुटि भी हुई होगी तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आप लोग इसमें आए इतने लोग, मैं उन सबका धन्यवादी हूँ। और कोई सवाल है तो मैं वेट करूँगा। कोई स्टूडेंट कोई बात करना चाहे किसी विषय पे, इसी से जुड़ा हुआ। देवेंद्र पाठक जी धन्यवाद बहुत बहुत। मुझे लग नहीं रहा कि कोई सवाल आ रहा है। स्वर्ण भाई नमस्कार, धन्यवाद। संजय सर धन्यवाद। जितने भी मेरे अग्रज यहाँ आए मैं उन सबका धन्यवादी हूँ। आशा जी धन्यवाद। अजीत जी धन्यवाद। मयंक जी धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा मयंक जी आपने कि प्राचीन नाटकों के कारण ही संस्कृत भाषा मात्र धार्मिक ग्रंथों की भाषा नहीं है। मेरी एक और अगर ये बात निवेदन है उन गुरुजनों से भी कि जितने भी नाट्य शास्त्र को लेके जितने भी पेपर लिखे जाते हैं या जितनी भी किताबें लिखी जा रही हैं
उसकी भाषा को थोड़ा सा सरल करें ताकि आज की भाषा के नज़दीक रहे। वो कई बार ऐसी किताबें सामने आती हैं कि वो उसको पढ़ना वो इतनी क्लिष्ट हिंदी होती है कि वो संस्कृत के भी परे हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा युवा कट रहा है, हमसे इस चीज़ों से दूर भाग रहा है। पहले उसे समझ आ जाए, फिर आप देखेंगे कि उसका इंटरेस्ट जमेगा तो वो क्लिष्ट वाली भी समझना चाहेगा, ज़रूर समझना चाहेगा, संस्कृत भी सीखेगा। हमें सीखनी चाहिए और हम प्रयासरत हैं, हम अपने केंद्र में भी प्रयासरत हैं और मैं स्वयं भी कोशिश में हूँ। लेकिन अभी जो दौर है हमें उसको थोड़ा सरल तरीके से नाट्यशास्त्र और उससे जुड़ी हुई चीज़ों को दर्शकों के सामने, श्रोताओं के सामने, पाठकों के सामने रखना चाहिए। ये मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता नहीं कि कोई सवाल आ रहा है। ठीक है, तो फिर अब इसको यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। नाट्यशास्त्र अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर के निदेशक महोदय आदरणीय आचार्य प्रकाश पांडे जी एवं नाट्यशास्त्र अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय परिवार सभी की ओर से आदरणीय श्री राम जी वाली महोदय का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद हम ज्ञापित करते हैं। निश्चित रूप से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान आपने दिया और नाट्यशास्त्र की महत्ता प्रतिपादित करने के साथ साथ आपने संस्कृत नाटकों की आवश्यकता पर जोर दिया। निश्चित रूप से इस आधुनिक समय में संस्कृत नाटकों का जो गहन चिंतन आपने बताया कि संस्कृत नाटक होना चाहिए, और जैसा कि आपने निवेदन किया कि निर्देशकों को एक संस्कृत नाटक कम से कम साल में करना चाहिए, ये बहुत ही अच्छी बात है और निश्चित रूप से संस्कृत नाटक ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। आपने इसी के साथ आपने अभिनय पक्ष की बात रखी और आपने नाट्य शास्त्रीय पक्ष की बात रखी। ये सारे जो विषय आपने रखे ये निश्चित रूप से आज के इस दौर के लिए बहुत आवश्यक है और ये ऐसा होना चाहिए। हम हृदय से बहुत बहुत आपको धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। नमस्कार।